नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, जो हमने कि जेटीओ का पेपर स्टार्ट कर रखा दोस्तों, आज उसके यानी कि 1 से लेके 50 तक क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। और इसके साथ साथ ही दोस्तों इस पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप या दोस्तों आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक या दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। और दोस्तों जो स्टूडेंट हमारे चैनल पे नए हैं वो यानी कि सब्सक्राइब करो चैनल को, और इसके साथ साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके दोस्तों। ओके दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में 101 नंबर का क्वेश्चन आया था कि ड्यूई डेसिमल क्लासिफिकेशन में टेबल्स और प्रेसिडेंस निम्नलिखित में से प्रयोजन हेतु प्रदत्त है। तो ये किस लिए प्रयोग की गई थी दोस्तों टेबल्स और प्रेसिडेंस को? तो किस लिए की गई थी दोस्तों? तो डिडिश में एक रूपता रखने के लिए। किसके लिए दोस्तों? एक रूपता रखने के लिए इसका प्रयोग किया गया दोस्तों। इसी क्वेश्चन को कल हमने आपके लिए गृह कार्य के लिए दिया था, जिसका बहुत ही लोगों ने अच्छे यानी कि करेक्ट यानी आंसर दिया दोस्तों। तो उनका मैं यानी आभार करना चाहूँगा दोस्तों। इसके बाद हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि परिखंडीकरण किससे संबंधित है दोस्तों? यानी कि दोस्तों जो परिखंडीकरण है वो किससे संबंधित है? तो वो किससे संबंधित हो जाएगा दोस्तों? बाजार के सर्वेक्षण प्रतिवेदन से संबंधित हो जाएगा दोस्तों। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि लेक्सिकोग्राफी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो लेक्सिकोग्राफी निम्नलिखित में से किससे संबंधित हो जाएगी आपको, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? शब्दकोश का संलग्न। यानी कि दोस्तों जो डिक्शनरी का निर्माण करता है उससे हम लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन? शब्दकोश का संलग्न करने वाले को कहते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुख्य वर्ग ओ साहित्य का पहलू फॉर्मूला है। तो दोस्तों जो शिष्य में मुख्य वर्ग ओ है उसका साहित्य का पहलू फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा इससे करेक्ट ऑप्शन? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी, यानी कि पी बड़े कोष्टक में P2 P3 P4, ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि संदर्भ प्रश्न का उत्तर देने के लिए कितने पद प्रयुक्त किए जाते हैं? जो संदर्भ प्रश्न होता है उसका उत्तर देने के लिए पुस्तकालय में कितने पद प्रयुक्त किए जाते हैं? तो कितने पद प्रयुक्त किए जाते हैं उसके लिए? तो उसके लिए पद प्रयुक्त किए जाते हैं 7। टोटल 7 पदों का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक संपदा को सुरक्षित नहीं करता? तो इनसे कौन सा है तो बौद्धिक संपदा अधिकार को सुरक्षित नहीं करता है? तो कौन सा नहीं करता है? फ्लक्स इनेक्स बौद्धिक संपदा को सुरक्षित नहीं करता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। इनसे यदि आप 50 क्वेश्चन, टोटल हम आज 50 क्वेश्चन की बात करेंगे, और यदि दोस्तों इनसे आपके 40 भी यानी कि सही होते हैं तो आपको लाइब्रेरी में सिलेक्शन लेने के लिए कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक स्रोत नहीं है? तो इन जो 4 ऑप्शन है इनसे द्वितीयक स्रोत कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं होगा? तो यानी कि पाठ्य पुस्तक ये तो द्वितीय स्रोत है दोस्तों, डाइजेस्ट भी द्वितीय स्रोत है, विश्वकोश भी द्वितीय स्रोत है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? शोध प्रबंध, जो क्या है दोस्तों? प्राथमिक स्रोत है। कौन सा स्रोत हो जाएगा दोस्तों? प्राथमिक स्रोत हो जाएगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों कि डीडीसी के प्रथम संस्करण में कितने पृष्ठ थे? तो डीडीसी का जो प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ था कब? 1876 में दोस्तों। मेलियन डेवी ने इस पद्धति को बनाया था। इसमें कितने पृष्ठ थे दोस्तों? तो कुल कितने थे? तो कुल 44 पृष्ठ थे। जो किस प्रकार थे दोस्तों? 12 + 12 और 18 इस प्रकार थे दोस्तों। 12 में नियम थे और 12 में दोस्तों अनुसूची थी और 18 में क्या थी? अनुक्रमणिका थी दोस्तों। इसको आप नोटबुक में ऐड कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि दोस्तों ISBN का प्रत्यय तत्व अंकों की संख्या में बना होता है। जो ISBN का प्रत्यय तत्व वो कितने अंकों की संख्या में बना होता है? तो दोस्तों कितने संख्यों की यानी कि तत्व में बना होता है? तो वो बना होता है दोस्तों, कितने हो जाएंगे? इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों 3, यानी कि वो 3 अंकों की संख्या में बना होता है। और ISBN का पूरा नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर दोस्तों, जो कि कौन प्रकाशन करता है इसका? RRR
ट्रिपल आर प्रकाशन करता था दोस्तों, लेकिन 2011 के बाद, यानी कब दोस्तों, 2011 के बाद इसका प्रकाशन कौन करता है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। दोस्तों इसके बारे में मैं आगे यूट्यूब यानी कि वीडियो अपलोड करेंगे दोस्तों। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि नियंत्रण की अवधि से संबंधित है, कि नियंत्रण की अवधि है वो किससे संबंधित है इन चारों ऑप्शन में से, तो वो किससे संबंधित हो जाएगी दोस्तों, तो वो दिनस्तों की संख्या पर क्या करती है दोस्तों, डिपेंड रहती है, यानी कि इस पर नियंत्रण रहती है दोस्तों। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 110 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। इसके बाद में दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि यूनिवर्सिटी हैंडबुक किस संस्था का प्रकाशन है। तो दोस्तों यूनिवर्सिटी हैंडबुक है वो किस संस्था का प्रकाशन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा AIU का प्रकाशन है दोस्तों, यूनिवर्सिटी हैंडबुक। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि SDI किस प्रकार की सेवा है। दोस्तों जो SDI है उसको देने वाला कौन था, तो 1961 में दी गई थी दोस्तों। वो किसके द्वारा, हेंस पीटर लुहान के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, हेंस पीटर लुहान के द्वारा दी गई थी। तो ये किस प्रकार की सेवा है, तो किस प्रकार की सेवा दोस्तों, ये एक CAS यानी कि दोस्तों CAS पर आधारित सेवा है, यानी कि करंट एनवायरनेस सर्विस पर आधारित सेवा है दोस्तों SDI। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों यानी कि सुश्री मार्गरेट मन का नाम निम्नलिखित में से मुख्य रूप से किससे संबंधित है। यानी कि दोस्तों जो मार्गरेट मान है उसका नाम किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है दोस्तों, तो इसका नाम हो जाएगा, यानी कि ये वर्गीकरण से संबंधित है दोस्तों। मार्गरेट मान ने वर्गीकरण की क्या दी थी दोस्तों, परिभाषा दी थी, यानी कि पुस्तकों को समानता और असमानता के आधार पर वर्गीकृत करना या उनको अलग अलग व्यवस्थित करना, वो परिभाषा किसकी है, मार्गरेट मान की है। तो किससे संबंधित हो जाएगा दोस्तों, सी से संबंधित। दोस्तों थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हम इन 50 क्वेश्चन के साथ दोस्तों आपके कम से कम 150 या 200 क्वेश्चन क्लियर कर देंगे दोस्तों, जो कि आपको लाइब्रेरी में सिलेक्शन लेने के लिए कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों कि जो परिग्रहण कार्य में किया जाता है, कि परिग्रहण कार्य पुस्तकालय में किस विभाग के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन किसी भी प्रकार घूम के आ सकता है, आपको उसका आंसर देना है। तो परिग्रहण कार्य पुस्तकालय के किस विभाग के द्वारा किया जाता है, तो किस विभाग के द्वारा किया जाता है दोस्तों, वो किया जाता है आदान प्रदान विभाग, जिसे हम एक नाम से और जानते हैं, यानी कि सर्कुलेशन विभाग, जिसे दोस्तों हम सर्कुलेशन या परिसंचरण विभाग के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो किस में किया जाता है दोस्तों परिग्रहण का कार्य, तो आदान प्रदान विभाग में किया जाता है। इसमें हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि डेटा के बारे में डेटा के रूप में जाना जाता है। तो डेटा के बारे में डेटा किस रूप में जाना जाता है, तो किस रूप में जाना जाता है दोस्तों, मेटाडाटा के रूप में जाना जाता है। और इसका प्रकाशन कब से स्टार्ट हुआ था दोस्तों, तो कब से प्रकाशन हुआ, 1995 से। और कौन करता है दोस्तों, तो कौन करता है, OCLC। इसके हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि उपयोग की सूचना, उपयोग को सूचना का सही स्रोत मार्गदर्शन करना कहा जाता है। तो दोस्तों उपयोग की सूचना का सही स्रोत में मार्गदर्शन करना क्या कहा जाता है दोस्तों, तो उसे क्या कहेंगे, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा संदर्भित सेवा के रूप में जाना जाता है उसे। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि फिनिक्स अनुसूची, यानी कि फिनिक्स जो अनुसूची है निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण पद्धति में उपलब्ध है। यानी कि फिनिक्स अनुसूची से हम जानते हैं कि जिसे हम यानी कि सिंपल भाषा में फोनिक्स शेड्यूल कहते हैं दोस्तों। फोनिक्स शेड्यूल के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, यानी कि फोनिक्स शेड्यूल के नाम से जानते हैं, जो किस वर्गीकरण पद्धति में है, तो किस में दोस्तों, DDC में, यानी कि दशमलव वर्गीकरण पद्धति में है। और फोनिक्स शेड्यूल का प्रयोग DDC में कौन से संस्करण में किया गया था, तो किया गया था 16वें संस्करण में। कब किया गया दोस्तों, 16वें संस्करण में किया गया था। तो 16वां संस्करण प्रकाशित कब हुआ था दोस्तों, तो प्रकाशित हुआ था 1958 में। और ये फिनिक्स अनुसूची क्या होती है दोस्तों, तो होती है कि दोस्तों जो वर्गीकरण पद्धति होती है उससे अपडेट रखने का कार्य करती है दोस्तों। अपडेट यानी कि जिसे हम यानी हिंदी में शुद्ध हिंदी में बोलते हैं दोस्तों, अद्यतन रखने का कार्य करती है। जो भी कि उसमें कुछ जोड़ा जाता है उसी प्रकार उसमें अपडेट करते हैं। तो वो जो नई जोड़ेगी सूचियां हैं या कुछ भी जोड़ा गया है वो दोस्तों उसमें अपडेट हो जाता है। जिस प्रकार हम मोबाइल को अपडेट करते हैं उसी प्रकार दोस्तों फोनिक्स अनुसूची DDC को अपडेट करती है। ओके दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं।
तो अगला क्वेश्चन दोस्तों यही है कि कॉपीराइट कानून के तहत निम्नलिखित निरूपित शब्द यानी कि निषिद्ध है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों इसमें दे रखा है कि यानी कि नीचे भी दोस्तों इसके ये ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको दोस्तों इसमें करना होगा कि इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ख, यानी कि दोस्तों इसका ये बी ऑप्शन है, ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो आप ऊपर दोस्तों ऑप्शन को पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों यहीं पे दे रखा है कि ISSN को स्पष्ट करता है कि ISSN यानी कि दोस्तों ISSN की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी दोस्तों। तो क्या हो जाएगी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। और दोस्तों ISSN का प्रकाशन कौन करता है, तो वो कौन करता है दोस्तों निस्केर। कौन करता है दोस्तों निस्केर प्रकाशन, निस्केर दोस्तों प्रकाशन करता है। किसका दोस्तों ISSN का, ये पूछा गया है पहले दोस्तों। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वर्गीकृत सूची संहिता शिष्य के अनुसार मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो हम किस प्रकार लिखेंगे CCC में, तो हम यानी कि लिखेंगे किस प्रकार लिखेंगे दोस्तों, आप भी यानी देख सकते हैं कि दिल्ली एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ के नाम से लिखेंगे, यानी कि दिल्ली एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ से हम दोस्तों क्या लिखेंगे दिल्ली एजुकेशन के बारे में जो भी ऊपर नाम दिया उसको लिखेंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, इसकी दोस्तों हम बात कर चुके हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। MHRD के द्वारा निम्नलिखित द्वारा किस में से किन कॉन्सोर्शिया कार्यक्रमों को मिलाकर ई शोध सिंधु स्थापित किया गया था। तो किन कॉन्सोर्शिया को मिलाकर यानी कि ई शोध सिंधु को स्थापित किया गया था, तो किया गया था दोस्तों किन किन को मिलाकर किया गया था। तो दोस्तों इसका यानी कि UGC और दोस्तों इंस्टेक दोनों के कार्यक्रमों को मिलाकर किया गया था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसमें दोस्तों ऑप्शन में इनमें गड़बड़ दे रखा है, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो इसका कौन सा हो जाएगा दोस्तों करेक्ट ऑप्शन, तो इसका बी दोस्तों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और आप दोस्तों एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए। इसके हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है कि DDC में वर्गों के विभाजन को पहल क्रम किस पर आधारित है। तो DDC दोस्तों किस वर्गीकरण पद्धति पर आधारित मानी जाती है, तो किस वर्गीकरण पद्धति पर आधारित मानी जाती है दोस्तों फ्रांसीसी बेकन के अधिगम 3 स्रोतों पर। फ्रांसीसी बेकन के अधिगम 3 स्रोतों पर मानी जाती है दोस्तों। फ्रांसीसी बेकन ने कब बनाई थी दोस्तों 1870 में वर्गीकरण पद्धति बनाई थी। उसी के आधार पर दोस्तों 1873 में वर्गीकरण पद्धति DDC का विकास कर लिया गया था दोस्तों, लेकिन इसको प्रकाशित कब किया गया था 1876 में किया गया दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है कि 1873 में मैंने विकास बताया दोस्तों, जबको प्रकाशित 1876 में की गई थी। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि शब्द लिटरेटिव वॉरेंट को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जो लिटरेटिव वॉरेंट है साहित्य मांग का सिद्धांत है, वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया दोस्तों, ये विद्यमान हुल्मे के द्वारा किया गया था। और दोस्तों विद्यमान हुल्मे के द्वारा कब किया गया था, तो किया गया था 1911 में। 1911 में यानी लिटरेटिव वॉरेंट शब्द दिया गया था। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा कि एक ही विषय पर प्रकाशित पाठ्य सामग्री की संख्या। तो दोस्तों एक ही विषय पर जो भी पाठ्य सामग्री प्रकाशित होती है उसे हम लिटरेटिव वॉरेंट के नाम से जानते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक कौन है। तो वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक कौन है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, FW टेलर को वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कहते हैं। इसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तकालय और सूचना नीति लागू करने वाला संगठन कौन सा है। तो वो संगठन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, RRF क्या दोस्तों, भारतीय यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर सूचना पुस्तकालय नीति को लागू करता है। और दोस्तों कब लागू की गई है, 31 मई 1986। कब की गई, 31 मई 1986 को दोस्तों नेपलिस की स्थापना हुई थी, जो दोस्तों किसके
यानी कि सहयोग से ट्रिपल आरएफ में हुई थी। और इसको प्रथम व्यक्ति कौन था दोस्तों, तो वो कौन था, डिब्बी बरुआ। कौन था दोस्तों, डिब्बी बरुआ नाम का व्यक्ति था दोस्तों। डिब्बी बरुआ नाम के व्यक्ति के द्वारा ट्रिपल आरएफ में राष्ट्रीय स्तर की सूचना पुस्तकालय नीति को तैयार किया गया था। इसके हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि यूनेस्को का प्रधान कार्यालय स्थित है। यूनेस्को का प्रधान कार्यालय कहाँ पे स्थित है, तो पेरिस फ्रांस में यूनेस्को का प्रधान कार्यालय स्थित है, जिसकी यानी कि 16 नवंबर 1945 को गठन किया गया था दोस्तों। और इसकी स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना की गई थी 4 नवंबर 1946 को यूनेस्को की स्थापना की गई थी दोस्तों। ये मैंने गठन बताया, गठन किया गया था, स्थापना 4 नवंबर 1946 को की गई थी। इसके हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा कि डबलिन कोर क्या है। डबलिन कोर क्या है दोस्तों, तो ये क्या है, एक वर्णक आंकड़ा मापन है दोस्तों। क्या दोस्तों, एक वर्णक आंकड़ा मापन है। इसके हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि मैकग्रा-हिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ऑनलाइन संस्करण क्या है दोस्तों। तो इसका ऑनलाइन संस्करण क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इन चारों से करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो इनसेस साइंस दोस्तों क्या है, इसका एक ऑनलाइन संस्करण है। इसके हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों कि SOUL सॉफ्टवेयर आधारित है। तो ये सॉफ्टवेयर किस पर आधारित है, तो ये दोस्तों SQL सर्वर पर आधारित सॉफ्टवेयर माना जाता है दोस्तों। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है कि भित्ति चित्र सिद्धांत निम्नलिखित है तो एक सिद्धांत है। तो भित्ति चित्र सिद्धांत हम किस में जोड़ते हैं दोस्तों, तो पक्ष अनुक्रम के सिद्धांत हैं दोस्तों, जो कि 4 सिद्धांत दिए थे डॉक्टर एस आर रंगनाथ ने। गाय बछड़ा वर्ण अनुक्रम सिद्धांत, ऐसे कुछ यानी कि 4 सिद्धांत दिए थे दोस्तों, जो कि भित्ति चित्र सिद्धांत भी इसमें आता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, पक्ष अनुक्रम के सिद्धांत में गिना जाता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि कैटालॉग शब्द यानी कि कैटालॉग शब्द निम्नलिखित में से किस ग्रीक अभिव्यक्ति संयोजन से प्राप्त है। तो कैटालॉग शब्द ग्रीक भाषा के किस शब्द से बना है, तो किससे बना है दोस्तों, काटा प्लस लोगोस से बनाया, जो कि अधीन सेवा चयन कर्मचारी चयन बोर्ड की 2016 में एग्जाम हुई थी, उसमें पूछा गया था। इसके हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि उपयोगकर्ता फाइल क्या होती है। जो उपयोगकर्ता फाइल क्या होती है दोस्तों, तो उपयोगकर्ता फाइल पहले तो मैं बता देता हूँ कि SDI के द्वारा फाइलों का निर्माण किया जाता है, जो कि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है उसके द्वारा 29 दिसंबर 2019 को एग्जाम हुई थी, उसमें पूछा गया था। और ये किससे संबंधित होती है, तो ये उपयोगकर्ता की आवश्यकता की जो सूचना विवरण होता है उनमें किसमें यानी उपयोगकर्ता की फाइल में ऐड किया जाता है। इसके हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों कि ज्ञान उद्योग अवधारणा से परिचित किसने कराया। तो ज्ञान उद्योग की अवधारणा से परिचित किसने कराया था, तो किसने कराया था, फ्रिज मैकल्प ने ज्ञान उद्योग की अवधारणा से परिचित कराया था। इसके हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये दे रखा है कि रेमिफिकेशन से आप क्या समझते हैं दोस्तों, यानी कि जो रेमिफिकेशंस होता है उससे क्या समझते हैं दोस्तों। तो रेमिफिकेशन हम कहते हैं कि एक ही विषय के क्षेत्र में विभाजन है उपविभाजन। एक ही विषय के क्षेत्र के विभाजन में उपविभाजन को हम किसके नाम से जानते हैं दोस्तों, तो रेमिफिकेशन के नाम से जानते हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि राष्ट्रीय सूचना पद्धति की संकल्पना का प्रवर्तक कौन है, यानी कि राष्ट्रीय सूचना पद्धति की संकल्पना का प्रवर्तक या इसको किसके द्वारा दिया गया था, तो यूनेस्को के द्वारा राष्ट्रीय यानी कि सूचना पद्धति की संकल्पना दी गई थी। इसके हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये दे रखा है कि लोकसभा सचिवालय पुस्तकालय की सेवा के रूप में जाना चाहिए। जो लोकसभा में पुस्तकालय सचिवालय की जो पुस्तकालय सेवा होती है हम इन किस नाम से जानते हैं, तो किस नाम से जानेंगे दोस्तों, LRRDIS के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो हो जाएगा दोस्तों कि पुस्तकालय अध्यक्ष की प्रतिष्ठा किसमें है। तो दोस्तों पुस्तकालय अध्यक्ष होता है उसकी प्रतिष्ठा किसमें होती है दोस्तों, तो पुस्तकालय अध्यक्ष क्या कार्य करता है दोस्तों, तो वो करता है कि समुदाय में पारिस्थितिक स्थिति को आकलन करता है दोस्तों एक पुस्तकालय अध्यक्ष, यानी कि समुदाय में सभी वर्गों को क्या करता है दोस्तों, शिक्षित करने का कार्य करेगा। इसके हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों कि पुस्तकालय के विकास के लिए कुल कॉलेज यानी कि जो दोस्तों कॉलेज बजट का 10% खर्च करने की सिफारिश कौन सा आयोग करता है। तो मैं बता देता हूं दोस्तों उस आयोग का गठन कब किया गया था, 1964 में। तो आप यानी कि आंसर का आकलन कर सकते हैं कौन सा आयोग है दोस्तों, कोठारी आयोग, जो 10% की घोषणा करता है दोस्तों। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की हम बात करें दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है कि UGC की पाठ्यक्रम विकास समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। तो UGC की जो पाठ्यक्रम समिति का गठन कब किया गया था दोस्तों, तो
1993 में यूजीसी की पाठ्यक्रम समिति का गठन किया गया था। इसके हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, सूचना का प्राथमिक स्रोत कौन सा है? यानी कि सूचना का जो प्राथमिक स्रोत है वो इनसे कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों जो हस्तलिखित ग्रंथ हैं, यानी कि जिसको हम सबसे पहले हाथों से लिखते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों? हस्तलिखित ग्रंथ होते हैं। और जिनको हम पुस्तक में यानी कि ऐड कर लेते हैं वो कौन सा हो जाएगा? द्वितीयक स्रोत हो जाएगा। यानी कि सूचना के प्राथमिक स्रोतों का थोड़ा मोनेटाइज यानी कि ऊपर। इसके हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा कि इंस्कॉम को निस्कॉम के साथ, यानी कि दोस्तों इंसडॉक को निस्कॉम के साथ मिला दिया गया है, तो अब इसे क्या नाम से जाना जाता है? तो हम दोस्तों इसको निस्केयर नाम से जानते हैं, जो कब बना था? 30 सितंबर 2002 में। 30 सितंबर 2002 में बना था दोस्तों निस्केयर। जो इंस्कॉम 1952 और निस्कॉम 1958, इन दोनों को मिला के बनाया गया था दोस्तों। इसके हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि पुण्य संस्मरण एवं परिशुद्धता अनुपात का प्रयोग सामान्य किसके मूल्यांकन के लिए किया जाता है? तो किसके मूल्यांकन के लिए किया जाता है? दोनों का प्रयोग तो सूचना पुण्य प्राप्ति के लिए किया जाता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान जनसंपर्क नीतियां और व्यवहार का एक सुनियोजन कार्यक्रम है, जनता का ज्ञान तथा विश्वास बढ़ता है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो यह परिभाषा किसने दी थी दोस्तों? तो ये दी थी J.N. राइट और B.S. क्रिश्चियन के द्वारा ये परिभाषा दी गई थी दोस्तों। तो दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि ACR2 के अध्ययन में 9A ACR2 और 2002 में अपना नाम, जो कि ACR2 ने अपना नाम 2002 में परिवर्तन कर लिया, उसे परिवर्तन नाम को किस नाम से जानते हैं? तो किस नाम से जानेंगे दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक संसाधन के नाम से ACR2 के 2002 में जो नाम चेंज हुआ उसको हमें जानते हैं दोस्तों। इसके हम दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस पेपर का। हमने 50 क्वेश्चन किए हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। RDA और ACR2 के मध्य अंतर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि RDA और ACR2 में मुख्य अंतर क्या है? और ये दोस्तों दोनों ही सूचीकरण से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? दोनों ही सूचीकरण से संबंधित है। और इसमें मध्य अंतर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो इनकी में संरचनात्मक जो भिन्नता होती है वो इनके मध्य मुख्य अंतर पाया जाता है। और RDA का प्रकाशन कब किया गया था दोस्तों? तो RDA का प्रकाशन कब किया गया? 2010 में। ओके दोस्तों, हमने 50 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। और इसके साथ साथ ही हमने जो JTO का पेपर था उसको यानी कि 3 या 4 पार्ट में यानी कि 3-4 वीडियो में कंप्लीट कर लिया, जिसमें 150 क्वेश्चन दिए गए थे। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो अभी एग्ज़ाम होगी उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे दोस्तों ये 150 क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम दोस्तों यदि किसी प्रकार का कोई पेपर आपको सोल्व करवाना है तो आप कमेंट में उस पेपर का एग्ज़ाम का नाम लिख सकते हैं दोस्तों। और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए दोस्तों। हम इसी प्रकार आगे भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो